चलिए दोस्तों, आज का अगला जबरदस्त टॉपिक लीव एनकैशमेंट, जिसमें बच्चों के थोड़ा दिमाग चल जाता है। लेकिन भाई जैसे जैसे मैं तुम्हें कराऊंगा बस वैसे वैसे समझते आना, खोपड़ी एकदम दुरुस्त रहेगी बिना किसी दिक्कत के। ठीक है। अब सर बात आती है, सर लीव एनकैशमेंट क्या होता है? लीव एनकैशमेंट क्या होता है? अब लीव का मतलब बोलो। हाँ, लीव का मतलब छुट्टी है ना, और एनकैश मतलब पैसा बाबू, पैसा। तो इसका मतलब लीव एनकैशमेंट का मतलब क्या हुआ? छुट्टी का पैसा। क्या ना, किसका पैसा? छुट्टी का पैसा। छुट्टी का पैसा मतलब सर, अगर कोई बंदा किसी भी छुट्टी वाले दिन कहां चला जाए, काम पे चला जाए, और कंपनी उसको बोल दे क्या कि भाई तो छुट्टी वाले दिन आया है काम करने, तो ये हमसे कुछ पैसा ले, तो उसे बोलते हैं लीव एनकैशमेंट। तुम्हें छोटी होली में बुला लिया, छोटी दिवाली में बुला लिया, तुम्हें किसी संडे को बुला लिया, कोई ऑफिशियल छुट्टी थी तुम्हें उस दिन बुला लिया, या तुम्हें वर्क एट होम दे दिया, मतलब इस तरीके से। और तो इंसान भाई काम कब करेगा ये बताओ? पैसे के लालच में करेगा? तुमने घबरा कह रहा है भाई पैसे दे देंगे। अब लीव एनकैशमेंट में भाई अब तुम्हारे सामने आई दो बातें। तुमने कहा मैं संडे के दिन काम करूंगा, मैं छोटी दिवाली काम करूंगा, बड़ी दिवाली काम करूंगा, होली दिवाली सब जगह काम करूंगा, है ना। मुझे बाबू पैसा चाहिए मंथली। कैसे पैसा चाहिए? यानी कि भाई मैंने होली के महीने में काम किया, होली वाले दिन काम किया, छोटी होली पे काम किया, मेरा ये पैसा अप्रैल में दे देना। कब दे देना? मेरा पैसा कब दे देना? अप्रैल में पैसा चाहिए मुझे। समझ में आ रही बात? अप्रैल में। अरे खुद की मर्जी से क्यों जाएगा वो? नहीं जाएगा भाई, आज तक ऐसा हुआ नहीं ना। ताई के सामने ऐसा कोई केस नहीं आया कि सेवा कोई करना चाहता हो, नहीं बात। ठीक है, तुम पड़ोसी घर के जाले क्यों साफ करोगे बिना पैसों के? है ना। तो कंपनी वाले कह रहे हैं जाले साफ करा दे, 2000 रुपये ले लियो। तो तुम कह रहे हो ठीक है भाई कर लेंगे साहब, कंपनी में अगर पैसे मिले तो क्या दिक्कत है कि नहीं बात? इसलिए ऐसा हुआ नहीं। या दूसरा ऑप्शन ये कि तुम कह रहे हो अपनी कंपनी को कि सर एक काम करो, सैलरी तो मेरी बढ़िया है, लीव एनकैशमेंट जो है जितना भी मैं कभी भी काम करूंगा साल भर का, एक काम करो उसे अपने पास रख के जोड़ लो, मुझे कब देना? बुढ़ापे में, रिटायरमेंट पे। तो लीव एनकैशमेंट तुम्हें कब मिलेगा? एट रिटायरमेंट। तो दो तरीके से तुम्हें लीव एनकैशमेंट दिया जा सकता है, दो तरीके से लीव एनकैशमेंट दिया जा सकता है। ठीक है। अब भाई अगर तुमने ड्यूरिंग द जॉब ले लिया, ड्यूरिंग द जॉब, राइट, इसे मंथली नहीं लिखते, ऐसे कर लेते हैं, ड्यूरिंग जॉब लिखना ज्यादा सही रहेगा। ड्यूरिंग जॉब ले लिया तो ये होगा फुल्ली टैक्सेबल, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। लेकिन ताई कह रही है ये तो कुछ भी नहीं है, मसले मजेदार बात तो ये है कि कब मजा कब आए? जब तुम इसे रिटायरमेंट पे लेके जाओ। तो ताई कह रही है भाई देख, तू एक तो संडे के दिन काम कर रहा है और फिर तू रिटायरमेंट में भी बेचारा मेहनत कर रहा है, तो मैं चल तेरे लिए एक सहायता कर देती हूँ कि अगर तू जो भी रिटायरमेंट पे लेगा उसके लिए मैं तुझे क्या दे दूंगी? एकदम से आधा आधा बांट के खा लेंगे। यहां पूरा बटेगा, पूरा टैक्स लूंगी, कुछ तेरा कुछ मेरा, कुछ एग्जामिशन तेरी, बाकी बचे हुए पे टैक्स मेरा। तो हमने बोला ताई बताओ क्या एग्जामिशन दोगी? तो ताई ने बोला देख बाबू, सरकारी नौकरी का यही मजा है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सरकारी नौकरी का यही मजा, दिलो जान से सरकारी नौकरी की तैयारी करना, फुल्ली एग्जाम, फुल्ली एग्जाम। ठीक है। और अगर भैया रिटायरमेंट के टाइम पे, तो ताई ने बोला भाई रिटायरमेंट के टाइम पे है, राइट, तो एग्जामिशन के सब तुम्हें फॉर्मूले लिखवाते हैं, इनकम टैक्स का मतलब ही फॉर्मूला है, ठीक है ना, बढ़िया बढ़िया फॉर्मूले लिखवाते हैं, क्या कर देना? फॉर्मूला अप्लाई कर देना, सॉल्व हो जाएगा। अब मैं तुम्हें समझाता हूं फॉर्मूला सॉल्व कैसे करते हैं। पहली बात जिंदगी में हमेशा याद रखिए, कुछ भी मिले वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा ताई कुछ नहीं देगी, वक्त से पहले एक्चुअल ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। सबसे पहली लिमिट एक्चुअल लीव एनकैशमेंट, दूसरी लिमिट है 25 लाख। हाँ, लीव एनकैशमेंट के लिए लिमिट 25 लाख की थी, है ना, 25 लाख। तीसरी लिमिट एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी, बिल्कुल एवरेज सैलरी, है ना, इनटू कर देंगे 10। क्या कर देंगे? पहले 10 महीने की एवरेज निकालेंगे, फिर उसे 10 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो एवरेज आ जाएगा पूरा 10 महीने का। ये तो आसान सी बात है।
एवरेज सैलरी कैसे निकालते हैं हमने पिछले लेक्चर में सीखा भी था। अब जो चौथा पॉइंट है ना, चौथा, इसको मैंने खुद सेल्फ डिजाइन किया है। कैसे किया है बाबू? सेल्फ डिजाइन। अब मैं सेल्फ डिजाइन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस तरह के जब तुम क्वेश्चन देखोगे आईसीआई के मॉड्यूल में, तो हो सकता है आईसीआई के मॉड्यूल में तुम्हें जो सॉल्यूशन मिले वो सॉल्यूशन तो मैच कर रहा है तुम्हारा, लेकिन उनको करने का तरीका आईसीआई के मॉड्यूल में अलग है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें फॉर्मूले हर व्यक्ति ने अलग अलग बनाए हैं, क्योंकि ताई ने फॉर्मूले बनाते टाइम पे इसको सिर्फ स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा, तो मैंने इसको अपने हिसाब से फॉर्मूला डिजाइन किया और फिर कई सारे क्वेश्चन पे, 100 क्वेश्चन पे मैंने क्या किया, टेस्ट किया। इस फॉर्मूले से जो मैंने बनाया उससे क्वेश्चन हमेशा सही आया। तो जो मैंने बनाया उसको इंग्लिश में लिख देंगे एग्जाम में, थोड़ा मैं तुम्हें समझाने के लिए हिंदी में लिखूंगा। ठीक है, पहली चीज लिखेंगे लीव गिवन, कि कंपनी ने तुम्हें कितनी छुट्टियां दी, है ना, राइट। कि कंपनी ने बोला कि लीव एनकैशमेंट के लिए तुझे इतने दिन देते हैं, जैसे 52 तो संडे हो गए और मान लो 15 होली दिवाली हो गई, तो कंपनी कह रही है कि 50 और 15 65, तो मोटा मोटी 65 छुट्टियां तुझे साल में मिलती हैं। अब 65 में से तू ऐसा कर, कुछ तो संडे घर पे बिताएगा, हम तुझे इजाजत देते हैं तो 50 दिन क्या कर, 50 संडे हमारे यहाँ बिता ले और बाकी छुट्टियां घर बिता ले। तो जितने 50 संडे तू हमारे काम करेगा छुट्टी वाले दिन, उतने के हम तुम्हें क्या दे देंगे, पैसे दे देंगे। तो लीव गिवन, क्या वर्ड यूज किया, लीव गिवन। अब एग्जाम में क्या हो सकता है, इसको अलग अलग नाम से बोला जा सकता है। ताई कह सकती है मैं इसे लीव गिवन की जगह बोल दूंगी लीव एंटाइटल्ड, क्या बोल दूंगी, तो बच्चा घबरा जाता, पता नहीं क्या वर्ड लिखा है ना। ताई बोल देगी, मैं इसे बोल दूंगी आज के बाद लीव अलॉटेड या लीव प्रोवाइडेड या लीव क्रेडिटेड। तो ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सारे, कि लीव क्रेडिट मतलब इतना एम्प्लॉय के खाते में छुट्टियों का पैसा हम उसे एलिजिबल करते हैं कि भाई इतना छुट्टियों का पैसा वो लेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दिया गया होगा, ऑफिस गया है, हाँ वो हो गया लीव, कोई भी नाम दे दो, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल लीव दिए 50 दिन, कितने, 50, और ठीक है, और ताई ने लिमिट सेट कर दी 30 दिन, तो 50 और 30 विच एवर इज लेस। ताई कह रही है तुझे कंपनी कितने दे रही है, 50, लेकिन मैं तुझे माफी कितने की दूंगी, 30 की। मैं कुछ तो टैक्सेबल करेगा, 50 दिन तुझे छुट्टी मिलनी है, तुझे 50 के 50 दिन कमा रहा, तो 50 के 50 माफी थोड़ी दे दूंगी, 30 की। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तुमने कितना जीवन भर जॉब किया, नंबर ऑफ ईयर ऑफ जॉब। ठीक है बाबू, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 का पॉइंट नंबर ए। फिर बी होता है सर हमारा, बी को मैं हेडिंग देता हूं एट होम। क्या हेडिंग देता हूं, एट होम, मतलब कि तुम, हाँ नहीं वर्क फ्रॉम होम नहीं, तुमने छुट्टी का कितना मजा लिया, ना तुमने वर्क ऑफ होम किया ना तुम ऑफिस गए। ठीक है, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसको ऐसे निकालेंगे, कंपनी ने कितने दिन दिए, कंपनी ने कितने दिन दिए, जैसे कंपनी ने 50 दिन दिए, उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं कंपनी में कितने दिन गया, कंपनी में कितने दिन गया, तो कंपनी ने 50 दिन दिए, मैं कंपनी में 20 दिन गया, तो जो बैलेंस बचेगा वो क्या हो जाएगा, एट होम। एट होम क्या हो जाएगा, बाकी जो बचे हुए दिन मैं घर पे ही तो रहूंगा। भाई कंपनी ने कहा 50 संडे ले ले हमसे जो काम के लायक, मैंने कहा 50 संडे नहीं आऊंगा मैं, है ना, 52 में से 50 तुम्हारे चला जाऊंगा, तो फिर मैं घर वालों के साथ, घर वाले भूल जाएंगे मुझे। तुमने कहा 20 आऊंगा, तो कंपनी ने कोई बात नहीं, हमने तुझे कितने दिए थे, तू कितने दिन आ रहा है, तो घर पे कितने दिन रहा, 30। अब इस 30 को किससे मल्टीप्लाई कर दियो जितने साल तूने जॉब करी। ठीक है, बी पॉइंट हो गया। फिर ताई ने बोला सी पॉइंट कुछ नहीं करना, सी पॉइंट बहुत आसान पॉइंट ए माइनस पॉइंट बी इंटू एवरेज सैलरी, जो लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी थी, डिवाइड बाय 30। ये आ जाएगी तुम्हारी पॉइंट नंबर 4 की वैल्यू। तो 1 की ये आ गई, वन की ये आ गई, 2 की ये आ गई, 3 की आ गई, 4 की आ गई। तो
कितने पॉइंट आ गए मेरे पास? चारों आ गए। एक्चुअल 25 लाख, एवरेज, और ये चौथे पॉइंट का फाइनल आंसर। इन चारों में से जो कम होगा वो तुम्हें एग्जम्पशन मिल जाएगी। इन चारों में से जो कम होगा उसकी तुम्हें एग्जम्पशन मिल जाएगी। वो चौथा पॉइंट होगा, उससे कंपेयर करेंगे। अब एक राज की बात है, मसाले मसाले बताओ। 10 महीने का, यहां जो निकाला था 10 महीने का, चलो यहां लिख देता हूं, एवरेज सैलरी ऑफ हाँ एक मिनट रुको, राज की बात देखो। जब मैं एवरेज सैलरी निकालता हूं 10 महीने की, कहां पर? ग्रेच्युटी नॉट कवर्ड में। तो मुझे बताओ, ग्रेच्युटी नॉट कवर्ड में जब मैं एवरेज सैलरी 10 महीने की निकालता हूं, तो जिस महीने कोई बंदा रिटायर हो रहा है उसे छोड़ देते हैं ना। तो रिटायरमेंट मंथ को क्या लेते हैं? रिटायरमेंट मंथ को, है ना, छोड़ते हैं। लेकिन जो बच्चा एग्जाम में गलती करता है वो ये करता है कि जब ये ही लास्ट 10 महीने की सैलरी निकालनी होती है लीव एनकैशमेंट में, तो जिस महीने में वो बंदा रिटायर हो रहा है ना उसको छोड़ते नहीं है। समझ में आ गई बात? तो लीव एनकैशमेंट में क्या करना है? जिस महीने में वो रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट मंथ को लेना है। मान लो अगर बाई चांस एग्जाम में लिखा मिल गया एक बंदा रिटायर हुआ 31 दिसंबर को, तो भाई ग्रेच्युटी में पूरा दिसंबर छोड़ देना है। लेकिन लीव एनकैशमेंट में अगर क्वेश्चन में लिखा मिल गया एक बंदा रिटायर हो गया 15 नवंबर को, तो ग्रेच्युटी में तो 15 दिन छोड़ देने लास्ट 10 मंथ में। लेकिन भाई लीव एनकैशमेंट में देवा रे देवा, लीव एनकैशमेंट में क्या करना पड़ेगा? वो 15 दिन लेकर 15 15 15 ऐसे करने पड़ेंगे, है कि नहीं बात? क्योंकि 10 महीने क्या निकालनी है सर? सैलरी निकालनी है। लेकिन एग्जाम में वो हमेशा मंथ के एंड में ही रिटायर करवाएगा, इसलिए घबराना नहीं है ना। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई? क्योंकि भाई बिना क्वेश्चन के तो कुछ पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है और ये जो भाई तुम्हारी राज की बात है, ये एग्जाम में याद रखनी है, क्योंकि ये एग्जाम में आती है भाई। और बच्चा इसमें ही गलती, मैंने कहा ना भाई, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, वाला गाना ना भाई, ये छोटी छोटी बातें एग्जाम में लंबी हो जाती है। बहुत छोटी बात है लेकिन पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। या तो लीव एनकैशमेंट गलत हो जाएगा या ग्रेच्युटी गलत हो जाएगा। ये जो सेल डिजाइन फॉर्मूला है ये तुम्हें हर बुक हर टीचर में अलग अलग मिल सकता है। पता लगा ICAI में अलग मिल गया, तुमने स्कैनर देखा तो उसमें अलग मिल गया, समझ रहे हो बात को? तो कई बार ये बातें कुछ गोलमोल हो सकती है, लेकिन मैंने इसको ऐसे डिजाइन करा, हिंदी में से इंग्लिश में लिख देना, वर्किंग नोट में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सर एग्जाम में कैसे होगा? सर एग्जाम में जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। एक मिनट दिखा रहा हूं, देखो ये सारी बातें वही लिखी है, यहां से पढ़ लो, चाहे मैंने चार्ट बनवा दिया वहां से पढ़ लो। एग्जाम में तो हमें कोई थ्योरी तो लिखनी नहीं है, ठीक है ना। ये वाली बातें सेम है। अगर 2 एम्प्लॉयर से मिल रही है तो 25 लाख की लिमिट जोड़ दी जाएगी, जो हमने ग्रेच्युटी में पढ़ी। अगर पिछले साल तुमने या उससे पिछले साल तुमने अगर किसी पिछले एम्प्लॉयर से लीव एनकैशमेंट लिया है तो उस एग्जामिशन को क्या कर दिया जाएगा? घटा दिया जाएगा, ठीक है ना। और ये बताओ, ग्रेच्युटी नॉट कवर्ड में पिछले 10 साल का जो हमने क्या लिया था, सैलरी के मसाले लिए थे, वो कौन से लिए थे? प्लस कमीशन परसेंटेज, यानी HRA वाले लिए थे। सेम मसाले यहां पे HRA वाले। पिछले 10 महीने का एवरेज निकालना है, पर पिछले 10 महीने में सैलरी के मसाले कौन से? HRA वाले, ठीक है ना। बेसिक, DA परसेंटेज और कमीशन भी परसेंटेज, यानी ग्रेच्युटी नॉट कवर्ड में भी और लीव एनकैशमेंट में भी सैलरी के मसाले HRA वाले, और प्रोविडेंट फंड में भी RPF में भी सैलरी के 12% ऑफ सैलरी, RPF में भी सैलरी के मसाले HRA वाले, ठीक है। बाकी जगह अलग अलग है। अब भाई ये क्वेश्चन करते हैं तो ही बात बनेगी। बात 3 क्वेश्चन कर लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, गारंटी है मेरी। PYQ का उठा लेना, ICAI का उठा लेना, उसके बाद मुझे बता देना कि सर इसमें कोई अलग बात नजर आई। ये तीनों क्वेश्चन पिछले कई सालों के अटेम्प्ट का निचोड़ है, इससे ऊपर मैंने कोई एडजस्टमेंट देखी नहीं पिछले 10-20 सालों में, जब से मैंने एग्जाम दिया ना उसके बाद से आज तक। हाँ, 10 महीने की सैलरी मैंने खुद निकाल के दे रखी है इसमें, ताकि तुम्हारे यहाँ टाइम बच जाए। पिछले 10 महीने का एवरेज निकालने का मैंने निकाल के दे रखी है,
ठीक है, तो निकाल के दे रखिए ताकि तुम्हें कैलकुलेट ना करनी पड़े। फोकस करेंगे लीव एनकैशमेंट की कैलकुलेशन पर। देखो सैलरी होगी, पीरियड ऑफ सर्विस हो गया 20 साल 8 महीने, ठीक है ना। बोलो भाई, अब ये बताओ हमने 20 साल 8 महीने ले लिया, तो कैसे पर राउंड ऑफ करेंगे या नहीं करेंगे? तो ग्रेचुइटी नॉट कवर्ड में क्या करते थे? नहीं करते थे ना। और एवरेज सैलरी 10 महीने की आती थी, पर ग्रेचुइटी नॉट कवर्ड में भी अपर राउंड ऑफ नहीं करते थे। सेम कॉन्सेप्ट है, एवरेज सैलरी 10 महीने की आएगी, ग्रेचुइटी नॉट कवर्ड के मसाले होंगे, और ग्रेचुइटी नॉट कवर्ड में अपर राउंड ऑफ नहीं करते, तो यहां भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहां इन्होंने लिखा है ईच कंप्लीटेड ईयर, और ईच कंप्लीट ईयर मतलब अपर राउंड ऑफ नहीं करना, उसे कंप्लीट ही करवाना है। तो इसका मतलब यहां 20 साल 8 महीने कितने हो गए? 20 साल, ठीक है ना। लीव एनकैशमेंट, ये बताओ इसका मतलब क्या है? लीव अवेल्ड इन सर्विस, जब उसने पूरी जिंदगी भर जॉब करी, उसने लीव अवेल्ड, छुट्टियां ली, छुट्टियों में मजा, अवेल्ड, अवेल्ड मतलब छुट्टी इंजॉय करना, यानी छुट्टी ली। हाँ, कितने कितने दिन हो गए, हमें दिन में कन्वर्ट कर लेना है, 420 दिन, 30 दिन के हिसाब से तुम्हारा नंबर आ गया। तो बैलेंस अनअवेल्ड लीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अनअवेल्ड मतलब छुट्टी नहीं ली, संडे दिए गए पर संडे की छुट्टी ली नहीं, तो इसका मतलब काम किया। तो अनअवेल्ड का मतलब क्या होता है? अनअवेल्ड का मतलब क्या होता है? ऑफिस में था। ये टर्मिनोलॉजी याद रखना, वरना एग्जाम में बच्चे भूल जाते हैं। अवेल्ड मतलब छुट्टी लेके घर में मजा लिया, ऑफिस का ना कॉल उठाया ना काम उठाया। अनअवेल्ड मतलब संडे था लेकिन संडे भी ऑफिस में था, तो अवेल्ड मतलब मजा ले रहा था, अनअवेल्ड मतलब ऑफिस में काम कर रहा था। कितने दिन हो गए? ये दिन हो गए भाई 480, और 1.5 मंथ मतलब को इसको कन्वर्ट कर दे तो मोटा मोटी 45 डेज। अब हमने सबको डेज में कन्वर्ट कर लिया, डेज में कन्वर्ट कर लिया। क्वेश्चन तुम्हारे सामने ही है। अब देखो एक एक करके मैं सॉल्व करता हूं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देंगे। एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव कितनी हुई? 1,44,000। इसमें से क्या माइनस करूंगा? एग्जामिशन। एग्जामिशन का मुझे फॉर्मूला निकालने के लिए वर्किंग नोट में जाऊंगा, तो मैं डालूंगा वर्किंग नोट नंबर 1 2 3 जो भी तुम्हारा है ना क्वेश्चन में चल रहा होगा। फिर मैं पहले लिमिट लिखूंगा एक्चुअल लीव एनकैशमेंट कितनी मिली, दूसरा लिखूंगा टाई की बनाई हुई लिमिट कितनी, तीसरा लिखूंगा 10 मंथ की एवरेज सैलरी इंटू 10 मंथ की एवरेज सैलरी 8800 रुपए इंटू 10 कितना आ गया 88,000। फिर बाबू चौथा लिखूंगा जो सबसे खतरनाक बात है, चौथे का पॉइंट नंबर ए, चौथे का पॉइंट नंबर ए क्या बोलता है बताओ, क्वेश्चन में कितनी छुट्टियां है ना एम्प्लॉय को एलिजिबिलिटी दी गई, लीव एंटाइटल, पढ़ लो ये तो लिखवा लीव एंटाइटल्ड, लीव गिवन, लीव अलॉटेड, लीव क्रेडिटेड, कि उसको ये बोला कि इतनी छुट्टियों का मजा ले तू, ठीक है, कि 45 संडे आके काम कर, तो हम बोलेंगे लीव गिवन, लीव गिवन, एंटाइटल, अलॉटेड, क्रेडिटेड, गिवन, एंटाइटल, अलॉटेड, क्रेडिटेड, प्रोवाइडेड, ये पांचों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इन्हीं पांचों को शब्द घूमते हैं। पिछले 10 साल का डेटा उठाओगे ना ऐसे का, तो इन्हीं 5 शब्दों का इस्तेमाल किया है। कितने दिन दिए कंपनी ने 45 दिन। अगर मुझे बताओ मैं कंपनी में 45 दिन तो मुझे दिए, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, इंटू कर देता हूं, तो क्योंकि मुझे पता लग जाएगा टोटल इंटू कितने दिन रहा है 20, तो बताओ 45 डेज इंटू 20 कितना आ गया 900 आ गया। अभी रुक जाओ पहले मैं करा दो फिर तुम समझ जाओगे बात। इसको किससे कंपेयर करते हैं, और 30 डेज इंटू कितने साल काम किया इसमें 20, कितने आ गए, इसमें से क्या कम है 600 छुट्टी की एग्जामिशन के लिए मैं एलिजिबल हूं, ठीक है, फॉर्मूला रट लिया, लॉजिक भी समझ गए। अब पॉइंट नंबर आता है बी,
बी को मैं बोलता हूं एट होम, बी को क्या बोलता हूं, एट होम। एट होम का मैंने हिंदी में क्या लिखवाया, कंपनी ने कितने दिन दिए, कंपनी ने कितने दिन दिए। सोचो भाई, कंपनी कंपनी ने 45 दिन दिए ना, दिए मतलब अलॉटेड है ना, प्रोवाइडेड, क्रेडिटेड, तो कंपनी ने दिए 45 दिन, मैंने उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 20 से, तो कंपनी ने मुझे दिए 900 दिन। इसमें से माइनस कर दो कंपनी में कितने दिन गया, कितने दिन गया, कितने दिन गया मतलब कंपनी ने कितने संडे दिए, कितने संडे गया। हाँ, तो मैं 16 महीने कंपनी में गया, 16 संडे कहना बेटर है ना। कंपनी ने पूरी जिंदगी भर 900 संडे दिए, और मैं पूरी जिंदगी भर कंपनी में कितने संडे गया, तो पूरी जिंदगी भर मैं घर पे कितने संडे रहा, तो संडे घर पे बिताए मैंने 420। तुम्हारा नंबर फिर से आ गया तो भाई 420 वाला को तुम है ना। अब स्टेप नंबर सी में भाई कोई झोल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सी स्टेप कहता है पॉइंट नंबर ए माइनस, अरे 420 तो पहली पूरी जिंदगी के हैं, 420 एक साल में कैसे हो जाएंगे, एक साल में तो 30 ही होंगे ना, 420 कैसे हो जाएंगे, 420 का मतलब होगा 365 से ऊपर निकल गए है ना। 600 दिन पूरी जिंदगी भर, ओ पॉइंट नंबर ए 600 माइनस पॉइंट नंबर बी 420 डिवाइड बाय 30 इंटू एवरेज सैलरी 8800, आंसर बोल दो 52,800। अब बाबू एक बार चेक कर लेना, अब मेरे पास 4 लिमिट आ गई, 1, 2, 88,000, 52,800। इन चारों में सबसे कम कौन है, जो पीले पीले कलर से हाईलाइट किए, इन चारों में सबसे कम कौन है, 52,800 है। तो मैं यहां एग्जाम्पशन में कितने लिख दूं, 52,800, और जो बैलेंस बचेगा वो कहां जाएगा, ये सैलरी के आउटर कॉलम में आ जाएगा। कितना, टैक्सेबल अमाउंट, आउटर कॉलम में जो फॉर्मेट में बनाते हैं हम आउटर कॉलम, कितने रुपए, 91,200 इज योर टैक्सेबल लीव एनकैशमेंट, जो सीधा आउटर कॉलम में लिख देंगे। हाँ, पहुंच जाता है, बड़ी बड़ी कंपनी में पहुंच जाता है, तभी तो 25 लाख बने, इससे ज्यादा पहुंच जाता है। कौन सा, 5191, ठीक है भाई, खत्म बात। अब 34 तुम कर दो यार, तुमने कर दिया, इसका मतलब तुम फॉर्मूला समझ चुके हो, फॉर्मूले की टर्मिनोलॉजी समझ चुके हो। ऑनलाइन वाले बच्चे भी साथ साथ करेंगे।
अच्छा सैलरी, चलो सैलरी क्या करते हैं वही ले लेते हैं ऊपर वाली, मतलब हाँ एवरेज सैलरी ले लो 10 मंथ की, वही ऊपर वाली 8800 रुपये। नील आ रहा है, क्या बात कर रहे हो भाई लोगों। हम्म, ऑनलाइन वालों का मजा और ले ले जरा, पता नहीं क्या खोपड़ी चला रहे हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों क्या आंसर आ रहा है भाई लोगों। ऑफलाइन वाले कह रहे हैं नील आ रहा है भाई, जिंदगी में पहली बार ऑफलाइन वाले नील कह रहे हैं, बड़ा शख्स। ठीक है बाबू देख लेते हैं। चलो पहला बताना जरा, अमाउंट प्राप्त कितना हुआ। इसमें से क्या माइनस कर दूं। पहली एग्जामिशन कितना, 56,000। दूसरी, तीसरी 88,000।
चौथे का ए पॉइंट, पहले नहीं लिखवा दो। कंपनी क्या कहते हैं, लीव कंपनी ने कितने दिन दिए? 24 साल। कितने आ गया? ठीक है। बी पॉइंट, अच्छा सॉरी, और 30 इंटू 24 कितना आ गया? विच एवरी लेस क्या है? अब आया बी पॉइंट। बताओ बी पॉइंट का मतलब क्या है? एट होम। हेडिंग क्या डालेंगे? एट होम। एट होम में बताओ कंपनी ने कितने दिन दिए? कंपनी ने 40 दिन दिए, 24 साल वो रहा नौकरी में, 960 दिन। फिर इसमें से माइनस कर देंगे कंपनी में कितने दिन गया। यही है असली लोचे की बात। अब ये कैसे निकालूं कंपनी में कितने दिन गया? हाँ, अब बच्चा एग्जाम में यही नहीं पहचानता। अब इस टर्मिनोलॉजी को पकड़ो जो तुम एग्जाम में, लैंग्वेज का खेल है सारा, कॉन्सेप्ट का नहीं है, लैंग्वेज का खेल है। उसे 56,000 रुपये मिलते हैं लीव सैलरी, उसे 56,000 रुपये मिलते हैं एज अ लीव सैलरी, उसे 56,000 रुपये मिलते हैं एज अ लीव सैलरी, यानी कि संडे जाने के उसे 56,000 रुपये मिले। अब क्वेश्चन कह रहा है संडे जाने के 56,000 रुपये इसलिए मिले क्योंकि उसके एक्यूमुलेटेड संडे जो थे वो 240 थे। इसका मतलब है 56,000 रुपये उसे कितने संडे के लिए मिले? 200। समझे लैंग्वेज का मतलब? 56,000 रुपये उसको एज अ पैसे मिल गए लीव अकाउंट के ऑन एक्यूमुलेटेड लीव, जितनी छुट्टियों पे वो एक्यूमुलेट करके संडे गया। तो इसका मतलब कंपनी ने कितने दिन दिए? 960। लेकिन वो कंपनी में गया कितने संडे? तो वो संडे गया 240, जिसके बदले में उसे 56 मिले थे। इसका मतलब उन्होंने घर पे कितना मजा लिया? उसने संडे घर बिताए 720। अब सी पॉइंट क्या कहता है? सी पॉइंट कहता है ए माइनस बी डिवाइड बाय 30 इंटू 8800। नील आ जाएगा। अब मेरे पास 4 वैल्यू आ गई, 1 2 3 और 4। इन सब में कम क्या है? नील। तो आउटर कॉलम में क्या आएगा? बहुत बढ़िया, दिन जीत लिया भाई लोगों तुमने आज। 35 और बता दो। 35 तो हल्का है। इस बार वो कह रहा है 56,000 रुपये 240 के बदले नहीं, 56,000 रुपये 300 के बदले मिल रहा है। यानी देखो एक बार सुनो ध्यान से, इन तीनों में कोई बदलाव होगा? नहीं। सिर्फ बदलाव किसमें होगा? इसमें कोई बदलाव होगा? 40 इंटू 24 30, ये भी सेम रहेगा। बदलाव किसमें होगा? बस घर पे कितने दिन रहा? 960, ये सेम रहेगा, है ना। कंपनी ने कितने दिन दिए? 40 इंटू 24। बदलाव किसमें होगा? कंपनी में कितने संडे गया। इस बार कंपनी में कितने संडे गया? तो इस बार कंपनी में संडे गया कितना आया? स्टेप नंबर ए 720 माइनस स्टेप नंबर बी 660 डिवाइड बाय 30 इंटू कितना आ गया? इस बार आंसर नील नहीं आ रहा, पॉजिटिव में आ रहा है। अब बताओ चारों में क्या कम है? 17,600। तो 17,600 की माफी हो जाएगी। 56 माइनस 56 नील था आंसर। 56 माइनस 17,600 38,400 तुम्हारा टैक्सेबल अमाउंट है। सिंपल बोलो, सिंपल। इससे ऊपर क्वेश्चन ही बनेगा, चेक कर लेना आप, कोई भी PYQ उठा लेना आप। हाँ, बुक में भी ऐसी बने। बुक के सॉल्यूशन को मत देखना, पहले जैसे मैंने जब सॉल्यूशन करा फिर उसे करके फिर मैच कर लेना। बुक के सॉल्यूशन को देखोगे ना तो इस वाले पॉइंट पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसमें सॉल्यूशन मत देखना, बस पहले खुद करना। हाँ, उनका 4 पॉइंट आंसर सेम आएगा, उनको बस तरीका अलग होगा। ठीक है। और अब सैलरी का अगला जो टॉपिक आता है वो बहुत सिंपल है। वो ये होता है भाई, क्या दिखाऊं?
अच्छा राज की बात, रुको एक मिनट, इसको रुको। हाँ भाई, आखिरी मुद्दा आता है, इधर ध्यान देंगे। अब कई बार है ना, हो ऐसा जाता है कि लोग इंसल्ट करने के बजाय खुद ही रिजाइन दे देते हैं। भाई कंपनी कह रही है भाई तुझे निकालने से पहले तू क्या कर। तो अब एक स्कीम चली बहुत फेमस, है ना, ये स्कीम कुछ सालों पहले बीएसएनएल की वजह से बहुत फेमस हुई। बीएसएनएल ने अपने कर्मचारियों को बोला कि क्या ले लो, अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले लो। इसे बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। क्या बोलते हैं? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का मतलब होता है अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले लो। है ना, तो देखो 3 साल की बात हो गई। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल के कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को हाथों हाथ दिया है। इसमें देखभाल गैस की 45,000 लोगों ने गैस के लिए आवेदन किया। ये है दिल्ली से रहने वाले सुनील गुप्ता। जब से बीएसएनएल का गठन हुआ तब से सुनील इसके साथ जुड़े हैं। फिलहाल इनके रिटायरमेंट में करीब 18 महीने का वक्त बचा है। आपके यहाँ नौकरियों के साथ मुझे वीआरएस लेने के साथ साथ बीएसएनएल के रिवाइवल में कुछ कंट्रीब्यूट करने के अलावा मेरी जो बाकी बची हुई सर्विस है लगभग 17-18 महीने की, क्योंकि जनवरी के बाद सुपर एनिमेशन 17-18 महीने के बाद है, उसके लिए मुझे काम किए बिना ही 25% एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन भी मिलता है। लो भाई, तुम 18 महीने पहले रिटायरमेंट ले लो और जो 18 महीने बचे हैं उसके तुम क्या ले लो, 25% रेम्यूनरेशन ले लो और ऑफिस मत आओ, और जो काम कर लिया उसके बदले और एक्सप्रेशन। मोहम्मद भी पिछले 20 साल से चेन्नई छोड़ दिल्ली में मैंने इसके लिए आवेदन कर अब चेन्नई वापस जाने का फैसला किया है। देखो 40,000 लोगों ने क्या लिया है, बीएसएनएल से क्या ले लिया, वीआरएस ले लिया, है ना। ठीक है ना। अब सर ये वीआरएस में, अब ताई कह रही मजे आ रहे हैं, मजे, है ना, ताई कह रही भैया मेरा दिल तो तुम जानते ही हो। तो ताई ने बोला कि अगर कोई बंदा वीआरएस लेगा तो उसके मजे ही मजे हैं। कैसे? कंपनी क्यों पैसा देकर रिटायर कर रही है कि कंपनी बूढ़े लोगों की जगह किनको रखेगी, नए काबिल लोगों को रखेगी, या फिर कंपनी की क्षमता कम है तो जिनको फालतू पैसा जा रहा होगा, जो नहीं लग रहा पैसा, ये बंदा ये काम कर लेगा तो इसी काम के इन 2 को क्यों दे दिए, तो एक ही बंदे को 2-3, है ना, राइट। अब मुझे कहने लगे सर आप टैक्स पढ़ा रहे हो, काम करो, लॉ भी आप पढ़ा दो, फाउंडेशन पढ़ा रहे हो, तो सेम सैलरी में 2 पढ़वा लिए, है कि नहीं बात? ठीक है, तो फिर 2 क्यों रख रहे हैं, 2 एम्प्लॉय क्यों रखने, समझ रहे बात को। तो बीएसएनएल ने देखा कि भैया जब एक आदमी 2 का काम कर सकता है तो एक को रिटायर मारो ना, और उसको लालच दो कि खुद रिटायरमेंट हो जाए। तो इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल भाषा में गोल्डन हैंड शेक। क्या बोलते हैं? गोल्डन हैंड शेक, यानी दोनों का हाथ गोल्डन होगा। कंपनी का हाथ इसलिए गोल्डन कि उसकी जगह वो नए काबिल इंप्लॉय रखेगी, बूढ़ों को रिटायर करेगी और 1 से 2 का काम कराएगी, तो उनको कहीं ना कहीं पैसे बचेंगे। इंप्लॉय जो रिटायर वीआरएस ले रहा है उसका हाथ गोल्डन, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे, अंकल जी ने बोला। अब वीआरएस के चक्कर में लोग कहने लगे मजा आ रहा है वीआरएस लेते, अरे तो क्या पैसे बांटते रहोगे? वीआरएस की कुछ शर्तें हैं। अगर तुम्हें कंपनी छोड़ के घर जाना है और कंपनी से बाकी जिंदगी का ही पैसा वसूलना है तो तुम्हारी उम्र कितनी होनी चाहिए? 40। ठीक है ना। ये सभी इंप्लॉय के ऊपर लगता है, चाहे वो कंपनी के डायरेक्टर हो चाहे छोटा डायरेक्टर, कोई छोटा इंप्लॉय हो। ठीक है, वीआरएस लेने के बाद कंपनी को प्रूफ करना पड़ेगा उनकी लेबर में क्या ही है, रिडक्शन आया है। मतलब ऐसा नहीं कि एक को निकाल दिया दूसरे को, ऐसा नहीं, उन्हें बताना पड़ेगा कि हाँ पे पहले हमारे 100 इंप्लॉय थे, अब 80 रह गए, है ना। और तीसरा, जो वीआरएस लेकर इंप्लॉय रिटायर हो रहा है
वो सेम कंपनी में सेम मैनेजमेंट में दूसरी जगह ज्वाइन ना कर ले। भैया टाटा पावर छोड़ दी, टाटा मोटर ज्वाइन कर ली। अबे तो तूने ग्रुप तो सेम ही ज्वाइन कर लिया ना, उस ग्रुप से उसको पूरा हटाना पड़ेगा, वीआरएस उसको बताना पड़ेगा कि भाई तू रिटायर हो रहा है, तू वापस में नहीं आया कहीं पे भी। अगर वो ऐसा करता है तो ताई कह रही है जितने रुपए तुझे वीआरएस के मिलेंगे, यानी कि वीआरएस का अमाउंट प्राप्त, उसमें से मैं तेरी क्या माइनस करूंगी बाबू, एग्जम्पशन माइनस करूंगी। तो वीआरएस का अमाउंट प्राप्त माइनस एग्जम्पशन। एग्जम्पशन की होंगी 4 लिमिट, 2 लिमिट जो बचपन से सीखते आ रहे हो, वक्त से पहले एक्चुअल से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। मान लो किसी को वीआरएस मिल गया, जैसे अंकल जी कह रहे हैं मुझे वीआरएस मिल गया क्या कहते हैं 10 लाख रुपए का, ठीक है ना। लिमिट कितनी लगाई ताई ने, तुझे भाई वीआरएस 10 लाख का मिला होगा, लेकिन मैं तो 5 लाख से ऊपर की माफी नहीं देने वाली। अब जो मुद्दे वाली बात है वो ये सीखनी है। पहले झांको, जो अंकल जी दिख रहे थे ना, पहले झांको उन अंकल जी के अतीत में, यानी कि उन्होंने कितने जिंदगी भर जॉब करी कंप्लीट, यानी अपर राउंड ऑफ नहीं करना है ना। उस मान लो अंकल जी ने कहा कि मैं रिटायर हो रहा हूं 36 साल बाद, तो अंकल जी की 36 साल की जिंदगी, फिर 36 साल में मल्टीप्लाई करो 3 महीना, यानी कि 36 साल में हर एक साल के 3 महीने के बराबर का एग्जामिशन के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। ये तो दिन निकल के आ गए, तो अमाउंट पे चेंज करना है, तो अमाउंट लेना है लास्ट ड्रॉन सैलरी। बाबू क्या लेना है, लास्ट ड्रॉन। लास्ट ड्रॉन मतलब जो पिछले 1 महीने का सैलरी। अंकल जी के अतीत में झांक लिया, अब अंकल जी के फ्यूचर में झांको। अंकल जी ने क्या बोला, मेरे पास कितने महीने बचे, 18। तो अंकल जी तुम्हें 18 महीने की भी तो सैलरी दे रही है कंपनी वाले, तो बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस लेट, उन अंकल जी कितने महीने रह गए थे, 18, और उसे किससे मल्टीप्लाई करो, लास्ट ड्रॉन सैलरी। सैलरी का मतलब बेसिक डीए पर कमीशन, यानी कौन सा, सैलरी का मतलब एचआरए वाला, ठीक है। एमसीक्यू में आता है, अगर ये आता है तो ये एमसीक्यू सॉल्व कर दो भाई तुम। 37 कुछ भी नहीं करना, थ्योरी में नहीं आएगा, इन 4 पॉइंट को लगाना, खेल खत्म कर देना है। ऑनलाइन वाले भी साथ साथ करेंगे। पाँच 80, बाकी बालक ऑनलाइन वालों कितना आ रहा है सर, टेन आंसर आ रहा है 2 लाख। चेक कर ले, वीआरएस कितना मिल रहा है, 7, एक्चुअल 7, लिमिट याद रखनी पड़ेगी 5। ये बताओ कितने साल जॉब करी अंकल ने, अपर राउंड ऑफ नहीं करना, तो ये मैंने कर लिया 30। पिछले जीवन में कितने महीने मल्टीप्लाई करने, 3। और यहां सैलरी का मतलब क्या होता है, बेसिक डीए कमीशन परसेंटेज। डीए अगर लिखा है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है, 100%। तो 20, और ये लास्ट ड्रॉन 1 ही महीना तो हो गया, इसमें क्या लास्ट ड्रॉन सैलरी 25,000। अंकल के जीवन के कितने महीने बचे हैं, 6 साल, यानी कितने महीने, 72 मंथ, है ना। हो गया काम, इन चारों में ये तो कम आएगा। क्या गलती करी, अरे डी एड डी के भाई, सैलरी का मतलब भूल जाना, गड़बड़ हो जाएगी बात, समझ में आ गई बात। तो भाई ये था तुम्हारा क्या बाबू, ठीक है। अब सेल थर्ड पॉइंट
भाई वो ये कह रहा है, हाँ हाँ वही बता रहा हूं। पहला पॉइंट कहता है अंकल के अतीत में झांकना है, भूतकाल में, पास्ट टेंस में। अंकल जी ने जिंदगी भर कितने साल जॉब करी, तो अपने क्वेश्चन में कितने साल जॉब करी, 30 साल। फिर उसे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो ये तो फिक्स है, यहां मैंने 3 लिख दिया। और जो भी तुमने 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया, अब इसको मल्टीप्लाई करो उनकी 1 महीने की सैलरी से। कितने महीने की सैलरी से? और 1 महीने की सैलरी के मसाले, 1 महीने का बेसिक, 1 महीने का डीए, 1 महीने का कमीशन परसेंटेज। 1 महीने का बेसिक 25,000, 1 महीने का डीए 5,000। डीए की परसेंटेज क्या है? 100%। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है? हाँ सॉरी, सैलरी 20, कितने आ गए? 25। तो 25,000 इंटू 3 इंटू 30, ये मेरी हो गई पहली लिमिट, यानी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में कह रहा है अंकल जी के भविष्य काल में झांको। भविष्य में अंकल जी की नौकरी कितनी बच रही है? 6 साल। 6 इंटू 12, 72 महीने। तो अंकल जी की बैलेंस मंथ रही सर्विस 72 महीने। और फिर 1 महीने की उनका बेसिक ले लो, 1 महीने की उनका डीए ले लो, 1 महीने का उनका कमीशन परसेंटेज ले लो। 1 महीने का बेसिक और डीए आ गया 25,000। बस इक्वेशन 2। तीसरी और चौथी इक्वेशन तो पुरानी इक्वेशन है, लिमिट और एक्चुअल। इनमें से जो कम होगा उसकी क्या दे देंगे सर? एग्जम्पशन दे देंगे। इन सब में कम क्या था? 5 लाख था। एमसीक्यू में आएगा ऐसे ही क्वेश्चन, ठीक है। और दोस्तों आखिरी जो अब तुम्हारी है ना, हाँ वो ये है, अब तुम्हें अपनी आखिरी स्किल जो जमा करनी है वो जमा करनी है मेरे साथ स्लैब रेट, टैक्स लायबिलिटी से। मुझे बताओ बाबू, ओल्ड और न्यू का स्लैब बता दो। ब्रेकअप पार्टी तो मुझे पता है, तुम अच्छे से याद होगी। ओल्ड और न्यू का स्लैब बता दो। हाँ 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 20 और 10 से ऊपर, और ऐसे हमारा न्यू का 3 ऐसे करके निकल गया ना, याद है। अब सुनेंगे ध्यान से, ये लफड़ा क्या है। पहले मैं तुम्हें लफड़ा बताता हूं। लफड़ा ये है बाबू, एक बंदा आज से 10 साल पहले नौकरी करता था। उसका भाई झगड़ा हो गया कंपनी के साथ। किसके साथ झगड़ा हो गया? उसने अक्षय कुमार का डायलॉग मारा कंपनी को और बोला आई विल सी यू इन कोर्ट। कंपनी कह रही धमकी मत दे फालतू, देख लेंगे तुझे भी। कंपनी ने भी ये डायलॉग मारा क्या? आई विल सी यू इन कोर्ट। ठीक है। अब देखो झगड़ा क्या हुआ। झगड़ा ये हुआ कि मान लो 2000 प्रीवियस ईयर 2000 मान लो 12-13 में उसकी सैलरी बनती थी 50,000, जो कंपनी ने दी नहीं। कंपनी ने नहीं दी तो उसने क्या कर दिया? केस कर दिया कि मेरी सैलरी 50,000 थी, केस कर दिया 50,000 मुझे दो। कई साल केस चला, कई साल केस चला, कई साल केस चला। कई सालों साल केस चलने के बाद तुम्हारे अपने प्रीवियस ईयर में वो मुद्दा सॉल्व हो गया और केस जीता एम्प्लॉय। जज ने, कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला भाई सैलरी दो 50,000। ताली बजा दी ताई ने संसद भवन से। ताई ने कहा सैलरी दो 50,000। अब सैलरी तुझे मिलेगी तो तेरे सैलरी मिल रही है तो सैलरी हेड में जुड़ रही है, सैलरी हेड में जुड़ रही है तो टैक्स भी देगा। हो तो बढ़िया, बोलो भाई। अब इसमें तुम्हें कोई लोचा नजर नहीं आया? उस बंदे की तुम्हारे प्रीवियस ईयर में सैलरी थी मान लो 15 लाख। कितनी थी? ऑलरेडी वो 15 लाख उसकी सैलरी थी मेरे प्रीवियस ईयर की। अब भी लोचा समझ नहीं आया? नलायको, तुमने बड़ा दिल तोड़ा भाई मेरा। अरे नहीं, अभी नहीं समझ रहे तुम। अब तुम्हारे साथ नहीं हुआ ना ऐसा नलायक, तुम्हें दिल पे लगी बात। जिसके दिल पे लगी उन्होंने पता क्या बोला? भाई मुझे टैक्स देने में दिक्कत नहीं है, मुझे टैक्स देने में दिक्कत नहीं है।
दिक्कत यह है कि टैक्स ज़्यादा आएगा। ताई कह रही फालतू की बोलना, बेकार में ज़्यादा क्यों आएगा, जो स्लैब है वही लूँगा। उसने बोला ताई 2012-13 के स्लैब में, है ना, 2012-13 के स्लैब में अगर ये इनकम जुड़ती तो तब मेरा टैक्स बैठता 10%। क्या बैठता? क्योंकि 12-13 में स्लैब कम था। अब मेरी कमाई कितनी है, कितनी 15, इसमें तुम क्या जोड़, इसे बोल देंगे एरियर। क्या बोल देंगे? एरियर। जो मेरा एरियर था अटका हुआ माल जो होता है उसे बोलते हैं एरियर। अब जो तुमने मेरा एरियर बना दिया कितना, 50,000। अब इस 15 लाख से ऊपर स्लैब रेट पे जाना जरा, 15 लाख तक तो क्या होता है, 30 ही जाता है ना, 10 तक तो 30। चलो इसकी सैलरी 10 कर देता हूं बस। अब वो कह रहा है वैसे तो मेरी सैलरी 10 लाख है, अगर मैं पुराने स्लैब से जाऊं तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा, 20%। अब मेरी होगी सैलरी 10,50,000, इस 50,000 पे कितना टैक्स देना पड़ रहा है। तो ताई जिस 50,000 पे मेरे 2012-13 में 10% का टैक्स जाता, उस 50,000 पे आज तुम मुझसे कितना टैक्स ले रही हो, बोलो ले रही नहीं ले रही? शाहिद कपूर नाचने लगा, गंदी बात। हाँ गंदी 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 बात, ये बताओ नाचने लगा शाहिद कपूर। अब वो कह रहा है ये बताओ ना, जीता मैं, गलती किसकी भाई, जीता मैं, गलती किसकी, कंपनी की। जीता मैं, कंपनी की गलती। जीता मैं, अगर ये कंपनी अपनी गलती उसी साल मान लेती, तो अब मैं तब 10% देता था ना। अब ताई ने कहा भाई यार, फंस गया बेचारा वो। ताई वो लेट गया, कह रहा ताई मैं गड्ढा खोद के लेट जाऊंगा, मिट्टी डाल दो मेरे ऊपर आज। ताई ने कहा भाई नहीं यार, ऐसी बातें नहीं करते, भरी महफिल में ऐसी बातें नहीं करते, संसद भवन को आग लगाएगा क्या। तो ताई ने बोला चल एक काम करते, माइंड वाली कर लेते हैं, मैं मान रही हूँ 50,000 पे 10% टैक्स देते हैं, तो तू एक काम कर 10% ही दे दे, बाकी 20% मैं तुझे रिलीफ दे देती हूँ। क्या दे देती हूँ? तो ताई ने इस प्यार को नाम दिया सैलरी रिलीफ। कौन से रिलीफ किसका होगा? सेक्शन 89 रिलीफ ऑफ सैलरी, रिलीफ ऑफ सैलरी। अब एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं कि सर इसे अमाउंट में कैसे करूं, ये कैसे करूं, फलाना कैसे करूं, डिमांड कैसे करूं, इसके लिए मैंने क्या बनाया, मान लिया फॉर्मूला बना दिया। ठीक है, खोपड़ी मत चलाना बिल्कुल भी, फॉर्मूला भरते चले जाना बस। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में लिखना टैक्स ऑन टोटल इनकम। बाबू टैक्स ऑन टोटल इनकम प्लस एरियर। ठीक है, टोटल इनकम पे टैक्स निकालो और उसमें एरियर ऐड कर दो, तो टोटल इनकम और एरियर को ऐड करके इनकम टैक्स निकालो, यानी कि 10,50,000 रुपए ये टैक्स आ जाएगा। इसमें से माइनस कर देना टैक्स ऑन ओनली इनकम विदाउट एरियर, यानी सिर्फ 10 लाख पे। तो क्या पता लग गया कि मैं एरियर की वजह से कितना एक्स्ट्रा टैक्स दे रहा हूं। तो ये मेरा आ जाएगा पॉइंट नंबर 1। क्या आ जाएगा? पॉइंट नंबर 1। ये कब करना है? ये डेटा निकालना है तुम्हें माई प्रीवियस ईयर का। ठीक है, फिर निकालेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में तुम्हें कैलकुलेशन करनी है उस प्रीवियस ईयर की जिस प्रीवियस ईयर का झगड़ा है ना। यानी कि जैसे हमारे एग्जांपल है 12-13 का, तो अब मैं कौन सा टैक्स निकालूंगा? 12-13 का। 2012-13 का टैक्स ऑन टोटल इनकम प्लस एरियर। अब ये बताओ टोटल इनकम और एरियर पे जो टैक्स लगेगा वो कौन से स्लैब से लगेगा? 12-13 का। तो 12-13 का स्लैब तुम्हें याद है क्या? 12-13 का स्लैब याद है? आया ना है? हाँ अरे नहीं है, जरूरी थोड़ी ओल्ड टैक्स स्लैब हो। 12-13 का टैक्स याद है? बोलो नहीं। ठीक है ना, तो 12-13 का टैक्स तुम्हें क्वेश्चन में दिया जाएगा। अच्छा, अगर एरियर हो गया 2004-5 का, 4-5 का स्लैब मुझे याद थोड़ी है।
तो 4-5 का दिया जाएगा। ठीक है, तो मुझे अपने ईयर का याद करना, पुराने ईयर का तुम्हें दिया जाएगा। ये निकाल दिया, फिर इसमें से माइनस कर देना 12-13 का टैक्स ऑन ओनली इनकम, ये वैल्यू आ जाएगी। अब जो पॉइंट निकल के आएगा, ये वैल्यू आ गई मेरी बी। क्या आ गई? बी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब बताओ रिलीफ कैसे निकालूंगा? ए में से बी माइनस कर दो, ये हो गया रिलीफ। ए में से क्या माइनस कर दो? ए में से बी माइनस कर दो, ये क्या हो जाएगा? रिलीफ हो जाएगा। और फिर फाइनल आंसर कैसे निकालूंगा? फाइनल आंसर, हाँ बिल्कुल सही बात, रिलीफ इज इक्वल टू पॉइंट ए माइनस पॉइंट बी। और फिर फाइनल आंसर कैसे निकलेगा? फाइनल आंसर जो ये मैंने ये वाला पॉइंट लिया होगा ना, ये वाला है ना, टैक्स ऑन टोटल इनकम प्लस एरियर, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा टोटल टैक्स ऑफ माय प्रीवियस ईयर माइनस रिलीफ। ये हो जाएगा मेरा इस साल का टैक्स लायबिलिटी। ठीक है भाई, अब एक क्वेश्चन तो बनता है। अब क्वेश्चन करना है तुम्हें ये वाला, ये तो सॉल्यूशन है ना, हाँ सॉल्यूशन नहीं देगा ना, ये वाला करना है। ये करो भाई मिस्टर राहत, सॉल्व नहीं है, आराम से तसल्ली से करो, कोई जल्दी नहीं। इसके बाद एक क्वेश्चन बस घर पे कर लेना, आईसीआई वाला बता दूंगा कौन सा करना है, फिर खेल खत्म। पर वो आईसीआई वाला जरूर कर लेना, उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, तो उससे तुम्हें पता लगेगा कि कितना खतरनाक क्वेश्चन है वो। ये तो स्लैब रेट है, हाँ हाँ उस साल जितना टैक्स था। तुम तो अपने हिसाब से करो बस। ये ध्यान रखना, उस साल एजुकेशन सेस 3% था, 4% नहीं था। हमारे पास 4% है हेल्थ और एजुकेशन। स्लैब रेट तो निकालना आता है। अब देखो उस साल 2009-10 का स्लैब रेट ये था, तो जैसे अपना स्लैब रेट है ऐसे ये स्लैब रेट था, इसको कर दो ओल्ड से कर देना सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है ना। बात देखिए ओल्ड से करके न्यू से, तो कॉन्सेप्ट तो पता लग ही जाएगा।
ऑनलाइन वाले बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। पहले स्टेप में पूरा नया स्लैब, दूसरे स्टेप में पूरा 2009-10 का स्लैब। हो गया? कितना आ रहा आंसर है? करें? तुम्हारा कितना आ रहा है भाई? ई रेट बताते हैं पहले। स्टेप नंबर 1, अपने ईयर का स्लैब याद है तुम्हें, 2.5-5 झूले ही तो बनाने हैं, तो झूले बना लिए। मुझे बताओ टोटल टैक्स ऑन 2000 अपने प्रीवियस ईयर की इनकम प्लस एरिया, तो 680 और 25,000 कितने रुपए हो गए? 7,05,000। भाई 7,05,000 से ओल्ड टैक्स रिजीम से टैक्स नहीं बता सकते मुझे तुम। 2.5 लाख तक माफ, 2.5 से 5 2.5 लाख, 2.5 लाख का 5% 12,500, फिर बचे कितने 5 से ऊपर? 1,05,000, 1,05,000 का 20% कितना आया? कितना आया बताओ? 12,500 और 1,05,000 का 20%। तो मुझे टोटल, अरे पुराने स्लैब से टोटल टैक्स नहीं बता सकते मुझे? क्या बात कर रहा है? 7 लाख पर 2 लाख का टैक्स? पागल थोड़ी हो गया वो। झूले बनाओ। हाँ, 1,05,000 का 20%, 20,000 22,000 कुछ आना चाहिए, 21,000 कुछ, 21,000 प्लस 12,500 कितना आ गया? ऑनलाइन वाले भाई क्या कर रहे हो? मुझे अब पुरानी क्लास पढ़ानी पड़ेगी। 53,500 सही कह रहे बालक। प्राची 53,500 में ऐड करो एजुकेशन सेस। तो पुराने कॉन्सेप्ट भूल जाओगे। ब्रेकअप पार्टी तो जीवन में हर जगह हर चैप्टर में मिलेगी। 53,500 पे एजुकेशन सेस ऐड कर दो। पचपन 640, हाँ ये आएगा आंसर। 55,640 इसमें से माइनस कर दो टैक्स ऑन इनकम, टैक्स ऑन ओनली इनकम। ओनली इनकम कितनी है? 6,80,000। अब 6,80,000 पे टैक्स निकाल दो ओल्ड स्लैब से। हेलो, हाँ सर अभी कर रहा हूँ मैं, 10 मिनट में क्लास कर रही है। हाँ अभी कर रहा हूँ मैं 10 मिनट में कॉल।
हाँ सर जोड़ दो, अपने वाले ईयर में 4 ही है और क्या। बताओ भाई, ये आंसर आएगा आपका 50,440। ठीक है, 50,440, 5200, बिल्कुल सही। पॉइंट नंबर ए है किसका सर? 5200। फिर आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 ये कहता है टैक्स निकालो, है ना, टोटल इनकम प्लस एरियर। टैक्स निकालो टोटल इनकम प्लस एरियर ऑफ दैट ईयर। तो उस साल की टोटल इनकम कितनी थी? 240। तो टैक्स ऑन 2,40,000 प्लस उसी साल का एरियर। अब ये जो टैक्स निकालना है बाबू, इस स्लैब रेट से निकालना है। यानी उस टाइम पे झूले कैसे थे? 1,60 से 3 लाख का झूला, 3 लाख से 5 लाख का झूला। कितना आ रहा है भाई? सही आ रहा है 10,000, सबका 10,814 आ रहा है। ऑनलाइन वाला चेक कर लें। पुराना स्लैब रेट लगाने में कोई दिक्कत थोड़ी है, झूले तो बनाने हैं। अब झूला बन गया 1,60 से 3 का, 3 से 5 का। इसमें से माइनस कर दो पुराने स्लैब से टैक्स ऑन ओनली 2,40,000। वो तो दे रखा है निकाल के, फिर भी निकालोगे तो हाँ नहीं, हाँ इनकम है ये तो। हाँ, टैक्स ऑन ओनली 2,40,000, 2,40,000 पे टैक्स निकालो पुराने स्लैब से। स्टेप 2 में हमेशा ओल्ड स्लैब, क्या कहते हैं, उसी साल का स्लैब यूज करना है। बी पॉइंट आ जाएगा। ओल्ड मतलब ये लगाना, ये स्टेप 2 मतलब कौन सा ईयर? 2009-10, ये वाला प्रीवियस ईयर। स्टेप 1 मतलब अरे भाई, स्टेप 1 मतलब मेरा प्रीवियस ईयर, स्टेप 2 मतलब पुराना प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन में दिया गया। तो पुराना प्रीवियस ईयर से 2,40,000 पे टैक्स निकाल दो। सेस ऐड कर देना 3%, कितना? 8239 मतलब 40। अगर वैसे देखा जाए तो हमेशा इनकम टैक्स 10 रुपये में राउंड ऑफ करता है। तो ये जो 14 है ना, ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 रुपये में राउंड ऑफ करना है ना, तो लोअर राउंड ऑफ 5 से ऊपर अपर राउंड ऑफ। 810 में से 8240 घटा दो, बी पॉइंट आ गया। पच्चीस 70। ठीक है, अब ये रिलीफ कितना है? रिलीफ ए माइनस बी, फाइनल आंसर। फाइनल आंसर इस साल का जो मैंने टैक्स निकाला रिलीफ के साथ, टैक्स विद द रिलीफ माइनस सब कुछ इंक्लूडिंग सेस, कितना आ गया? अरे सेस तो इंक्लूड नहीं कर रखे तुमने ऊपर, फिर दोबारा क्यों करोगे? जब ऊपर इंक्लूड कर लिए दोबारा क्यों करने हैं? नहीं, ऊपर करने हैं वो, है ना, ऐसे आएंगे, ऐसे ही कर रखा है सॉल्यूशन। ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। यानी कि ताई ये कह रही है जो तेरा झगड़ा था ना 2009-10 का, उस झगड़े का रिलीफ तुझे 26-30 दे दूंगी।
उस झगड़े का रिलीफ तुझे 26-30 दे दूंगी, बात खत्म। और अब तो मुझे 53,010 रुपए का टैक्स जमा कर दे। तो मेरी अपने प्रीवियस ईयर की टैक्स लायबिलिटी है 53,010 रुपए, जिसमें ताई ने बोला ये टैक्स लायबिलिटी आई है तेरा 26-30 का रिलीफ घटा के। एक्चुअली में हमारे अपने साल की टैक्स लायबिलिटी तो भाई यही है, टैक्स लायबिलिटी तो यही है। इसमें से ताई ने 26-30 का रिलीफ दे दिया। 26-30 का रिलीफ क्यों दिया? क्योंकि तेरे पुराने एरियर का तुझे रिलीफ दे रही हो। ये स्टेप भाई हमें याद रखना है ना। अब जो क्वेश्चन जो करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो मैं तुम्हें बता देता हूं। अपने कंटेंट में जाएंगे, रिकॉर्डिंग में जाएंगे, उसका सॉल्यूशन मैंने कर रखा है। टेक्स्ट में जब जाएंगे न्यू बैकअप में, तो सैलरी हेड के चैप्टर में जाना, इसको छोड़ना नहीं है। सबसे आखिरी क्वेश्चन यही है, सेक्शन 89 का ICI का क्वेश्चन, ये जरूर करना है। वो है भाई इलिस्ट्रेशन 25। दिमाग लगाना पड़ेगा, टफ नहीं है, फॉर्मूला यही है रिलीफ का। पर इसमें चक्कर क्या है, इसमें तुम्हें पुराने 3 रिलीफ जो झगड़ा जो है ना एरियर, वो 3 साल का है। एसएससी कह रहा है 2011-12 में भी मेरे को सैलरी कम दी, 2012-13 में भी मेरे को सैलरी कम दी, 2013-14 में भी मेरे को सैलरी कम दी। जब इन सालों में मुझे तुम सैलरी कम दे रहे हो तो मैं कोर्ट जाऊंगा। तुम्हारे प्रीवियस ईयर में वो 3 साल का केस जीत गया। अब हाँ रेट दे रखे हैं, देखो ये रेट दे रखे हैं। इसका मतलब क्या है कि जब मैं सॉल्यूशन में यहां पे जाऊंगा बाबू, जब मैं सॉल्यूशन में यहां पे जाऊंगा स्टेप नंबर 2 में, पहले खुद सॉल्व करना फिर सॉल्यूशन देखना। अब मैं तुम्हें हिंट देता हूं, ये जो स्टेप नंबर 2 है ना, ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले, टैक्स ऑन उस साल की इनकम माइनस टैक्स ऑन उस साल की इनकम, ये फॉर्मूला कितनी बार लगेगा? 3 बार। एक लगेगा मान लो 11-12 के लिए, फिर दोबारा लगेगा 12-13 के लिए, और फिर आंसर क्या होगा? आंसर होगा स्टेप नंबर A, और ये 3 वैल्यू को क्या बोल दूंगा? स्टेप नंबर B। तो रिलीफ क्या आएगा? स्टेप नंबर A जो 1 बार निकाला, स्टेप नंबर B जो 3 बार निकाला, तीनों का टोटल। तो स्टेप A माइनस तीनों का टोटल का स्टेप B, ये मेरा रिलीफ हो जाएगा। यानी यहां इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि जो रिलीफ है ना, जो रिलीफ है उसमें जो स्टेप नंबर 2 है वो 3 बार को ऐड करना है। अभी मैंने कितनी बार ऐड किया? अभी मैंने 1 बार ऐड किया 2009-10 का। अब सेम फॉर्मूला किस पे लगाऊंगा? 10-11 पे। सेम फॉर्मूला किस पे लगाऊंगा? 11-12 पे। इन तीनों का सेम फॉर्मूला लगा के मेरा पॉइंट नंबर B का टोटल आ जाएगा, बस इतना ही फर्क है। 1 बार की जगह कितनी बार करने हैं? 3 बार। तो इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि 1 ही बार की रिलीफ है। केस एसएससी ने 3 बार लड़ा, 3 साल का केस जीत गया, इत्तेफाक से तुम्हारे साल में जीत गया। तो स्टेप नंबर A माइनस स्टेप नंबर B को 3 बार कैलकुलेट कर देना, और 3 बार के स्लैब रेट क्वेश्चन में दे रखे हैं। मुझे अपना एग्जाम का याद रखना है, क्वेश्चन में पुराना एग्जाम का दिया मिलेगा। स्टेप में तो अपने प्रीवियस ईयर का लगेगा, या तो ये 0 से 2.5 वाला, या फिर न्यू वाला 3 से 7, ये वाला, मतलब इस तरह वाला लगेगा, है ना। मतलब 4 से 8 जो भी नए स्लैब हमारे आ रहे हैं, मतलब मेरा अपने प्रीवियस ईयर में कौन से स्लैब है वो मैं स्टेप 1 में, 2010-11 में कौन सा स्लैब है वो स्टेप नंबर 2 में, ये यूज करना। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर करना है, मतलब एग्जाम के लिए पढ़ना जरूर है, और उसको घर पे बिल्कुल ईमानदारी से करना है, चाहे आधा घंटा लग जाए क्वेश्चन में, लेकिन करना जरूर।